हेलो दोस्तों। हाल ही में पूरे इंडिया में कुछ अजीब वीडियोस देखने मिल रहे थे। इनमें ई रिक्शास ट्रैफिक के बीच चलते चलते अचानक रुक रहे थे। ड्राइवर को कोई आइडिया नहीं होता था कि ऐसा क्यों हुआ। गाड़ी खराब या टूटी नहीं होती थी। बाद में पता चला कि पास के फुटपाथ पर खड़े कुछ लोगों ने अपने फोन से गाड़ी को बंद कर दिया था। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि इंडिया की आईटी मिनिस्ट्री को एक्ट करना पड़ा। ऑफिशियल्स ने इनिशियली कहा कि 2 एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया गया है। उसके थोड़े बाद मिनिस्ट्री ने गूगल और एप्पल को 7 बैटरी मैनेजमेंट एप्स रिमूव करने का डायरेक्शन दिया, जिसमें बीएटी बीएमएस भी था। ये एप्स ब्लूटूथ के थ्रू व्हीकल के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक करती थी। मतलब गाड़ी का सॉफ्टवेयर जो बैटरी पैक पर नजर रखता था, वो ओरिजिनली मेंटेनेंस के लिए यूज होनी थी, पर इसका गलत यूज होने लगा। लेकिन इसने एक ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा किया। ये वीकनेस एग्जिस्ट ही क्यों करती है? इन व्हीकल्स को इतना इजीली क्यों रोका जा सकता है? पता चलता है कि जहां मॉडर्न पेट्रोल कार सॉफ्टवेयर यूज तो करती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एरा के लिए सॉफ्टवेयर ही सब कुछ है। ये वो लाइफ ब्लड है जो इन कार्स को चलने के लिए चाहिए। ये एक लायबिलिटी भी बन सकता है। यही वो शिफ्ट है जिसे हम आज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ईवीज में सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस समझेंगे। सबसे पहले हम आईसी या इंटरनल कंबशन इंजन और ईवी के बीच काम करने के एक तरीके का जरूरी डिफरेंस समझेंगे। फिर हम ईवीज के सिस्टम के बारे में और डिटेल में समझेंगे। एंड में हम ये भी समझेंगे कि ईवीज के सॉफ्टवेयर का कोड कौन ओन करता है। मैं हूं आपका होस्ट देव। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसी और ईवी के बीच एक जरूरी डिफरेंस समझते हैं। एक पुरानी पेट्रोल कार के बारे में सोचो। आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हो और एक फिजिकल प्रोसेस फॉलो होता है। एक केबल इंजन के अंदर के एक वाल्व को खोलता है, जिससे फ्यूल इंजेक्ट होता है जहां इसे जलाया जा सके। आपके और इंजन के बीच एक मैकेनिकल और फिजिकल लिंक होता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में चीजें अलग होती हैं। यहाँ एक्सेलरेटर एक सेंसर से कनेक्टेड होता है। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो ये मेजर करता है कि आपने इसे कितना नीचे दबाया है और उस मेजरमेंट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे ही बैटरी और मोटर रिस्पॉन्ड करते हैं। अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपका हाथ या पैर फिजिकली एक्चुअली मूव कर रहा हो। कई मॉडर्न ईवीज में आपके एक्सेलरेटर का सिग्नल व्हीकल कंट्रोल यूनिट या वीसीयू के पास जाता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिसाइड करता है कि व्हीकल को आगे क्या करना चाहिए। लेकिन सिंपलर 2 और 3 व्हीलर जैसे ई रिक्शा में वो काम अक्सर मोटर कंट्रोलर पर आता है, जो डायरेक्टली ये कंट्रोल करता है कि मोटर तक कितनी पावर पहुंचेगी। जो भी हो, एक्सेलरेटर और इंजन के बीच हमेशा एक कंपोनेंट होता है जो ये चेक करता है कि क्या व्हीकल को एक्चुअली वो करना चाहिए जो आप इसे करने कह रहे हो। ये स्पीड देखता है, क्या ब्रेक प्रेस्ड है या नहीं ये भी चेक करता है। ये चेक करता है कि बैटरी या मोटर बहुत गर्म या ठंडा तो नहीं है, और क्या कुछ और गलत हुआ है कि नहीं। उसके बाद ही व्हीकल डिसाइड करता है कि कितनी पावर डिलीवर करनी है। फिर बीएमएस या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आता है। ये देखने में सिर्फ एक फैंसी बैटरी परसेंटेज डिटेक्टर जैसा लग सकता है, पर एनएक्सपी और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जो इस टेक्नोलॉजी के 2 सबसे मेजर सप्लायर्स हैं, उनके लिए बीएमएस एक्चुअली एक सेफ्टी सिस्टम है। भले ही बाकी व्हीकल फुल पावर मांगे, अगर बैटरी खुद एक सेफ स्टेट में ना हो तो बीएमएस इसे मना कर सकता है। यही वो चीज है जो माना जाता है कि ई रिक्शा केसेस के पीछे था। एप्स ने रिपोर्टेडली ब्लूटूथ के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट किया और एक कमांड ट्रिगर किया जिसने इसे पावर सप्लाई करने से रोक दिया। जब व्हीकल ने बैटरी से पावर मांगा तो टैम्पर्ड बीएमएस ने इसे मना कर दिया। वैसे दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी हैं जो पावर को लिमिट कर सकते हैं। जैसे ओवरहीट होने पे मोटर रुक सकता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऐसा कर सकता है अगर व्हील स्लिप होना शुरू हो जाए। और भी सिस्टम्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम्स मतलब वीसीयू, बीएमएस एटसेट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, पर इंफॉर्मेशन का एक कंपोनेंट तक ही लिमिटेड रहना काफी नहीं है। वो इंफॉर्मेशन जल्दी व्हीकल के बाकी हिस्सों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे अगर एक व्हीकल स्किड कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन व्हील में नहीं रह सकती, इसे वीसीयू तक कैरी किया जाना चाहिए ताकि वो एडजस्ट कर सके कि क्या हो रहा है। और यहीं कैन बस या कंट्रोलर एरिया नेटवर्क का काम आता है। मॉडर्न ईवीज में वीसीयू और बीएमएस जैसे कंट्रोलर्स इनमें से एक या एक से ज्यादा नेटवर्क्स पे एक दूसरे को मैसेजेस पास ऑन करते हैं। ये एक शेयर्ड लाइन की तरह काम करते हैं जिसे व्हीकल का हर पार्ट रीड कर सकता है। जैसे बैटरी पोस्ट कर सकती है कि अवेलेबल पावर कम है, ब्रेक्स पोस्ट कर सकते हैं कि उन्हें दबाया नहीं जा रहा है। जिस भी कंपोनेंट को वो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे उसी समय लाइन से रीड कर लेता है, जिससे हर दूसरे पार्ट तक चलने वाले एक प्राइवेट वायर की जरूरत नहीं होती। अब सिंपलर व्हीकल्स थोड़ा अलग काम करते हैं।
जैसे बेसिक ई रिक्शास कैन नेटवर्क के बजाय सिंपल एनालॉग वायरिंग का यूज कर सकते हैं। एक बार जब वीसीयू और बीएमएस इस बात पर अग्री हो जाते हैं कि कितनी पावर अलाउ करनी है, तो वो पावर मोटर तक ऐसे फॉर्म में पहुंचनी चाहिए जिसे वो एक्चुअल में यूज कर सके। ये भी फिर से सॉफ्टवेयर का ही काम है। देखो, एक बैटरी सिर्फ डायरेक्ट करंट या डीसी देती है। इसे एक पाइप से स्टेडिली एक ही रास्ते में फ्लो होने वाले पानी की तरह सोचो। बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सिंपल ई रिक्शास एक सिंपल मोटर कंट्रोलर पर चलने वाले डीसी मोटर के साथ इस पावर को डायरेक्टली यूज करते हैं। पर मॉडर्न ईवीज को ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी चाहिए होता है। इस करंट को ऐसे पानी की तरह सोचो जो फ्लो होने की बजाय लगातार दोनों डायरेक्शंस में ऑल्टरनेटिवली पुश और पुल किया जा रहा हो। और इसीलिए बैटरी और मोटर के बीच किसी चीज को बैठना पड़ता है जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करे। वो चीज इन्वर्टर होती है, जिसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ईवी के अंदर का मेन पावर प्रोसेसिंग सिस्टम कहता है। ये एक सेकंड में हजारों बार करंट को एडजस्ट करता है। इन्वर्टर के काम करने के बाद ही मोटर एक्चुअल में घूमता है, जो बदले में व्हील्स को चलाता है। तब भी सिस्टम खुद को चेक करता रहता है। सेंसर्स रिपोर्ट बैक करते हैं कि मोटर कितना तेज घूम रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और एडवांस व्हीकल्स में क्या एक व्हील स्लिप कर रहा है या नहीं। और इतने सारे डेटा के बेसिस पे कार अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। ये डिसीजंस एक सेकंड में कई बार रिवाइज किए जाते हैं और ये सब सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। एक ईवी सिंपली एक इंस्ट्रक्शन रिसीव करके उसे कैरी आउट नहीं करता। ये जब तक व्हील्स टर्न होते हैं तब तक मेजर, कैलकुलेट और करेक्ट करता रहता है। वही सेम रिवर्स में भी काम करता है। जब आप गाड़ी धीमे करते हो, एक्सेलरेटर से पांव उठाने पर या ब्रेक लगाने पर मोटर अब एक जनरेटर जैसे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी बाहर फ्लो होने की बजाय वापस बैटरी में जाती है और इसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं, जो ज्यादातर मॉडर्न पैसेंजर ईवीज में एक स्टैंडर्ड है। जहां ये एग्जिस्ट करता है वहां इसे स्पीडिंग अप की तरह ही कोऑर्डिनेशन लगता है। बीएमएस डिसाइड करता है कि बैटरी सेफली कितनी एनर्जी ले सकती है। मोटर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मोटर कितनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रोड्यूस कर सकता है। एडवांस्ड ईवीज में सॉफ्टवेयर ये भी डिसाइड करता है कि मोटर के धीमे होने से गाड़ी कितनी धीमी होगी और ब्रेक पैड से कितनी। सॉफ्टवेयर ये भी देखता है कि बैटरी कब फुल है या ज्यादा ठंडी है और मोटर में पावर जाने की जगह ब्रेक से काम करवाती है। मतलब व्हीकल को धीमा करना भी एक सॉफ्टवेयर डिसीजन ही है। वैसे ही एक ईवी को चार्ज करने में भी सॉफ्टवेयर ही लगता है। आप एक ईवी को उस तरह प्लग इन नहीं कर सकते जैसे आप एक टैंक को फिल करते हो। व्हीकल और चार्जर पहले सेफ्टी और पावर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या कनेक्शन सेफ है और बैटरी का टेम्परेचर और चार्ज लेवल क्या अलाउ करता है। जैसे एक बैटरी सिर्फ डीसी पावर ले सकती है, पर वॉल सॉकेट से आने वाली पावर एसी होती है। किसी चीज को इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑर्डिनरी होम चार्जिंग के समय व्हीकल ये कन्वर्जन खुद करता है। पब्लिक स्टेशन पर डीसी फास्ट चार्जिंग के दौरान स्टेशन वो कन्वर्जन करता है इससे पहले कि पावर कार तक पहुंचे। पर क्योंकि ये चार्जर्स कहीं ज्यादा पावर पुश करते हैं, कार और चार्जर पूरे सेशन के दौरान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं, करंट और टेम्परेचर जैसे चीजों को बार बार चेक करते हुए जब कार चार्ज होती है। इसके साथ बीएमएस पूरे टाइम पैक को मॉनिटर करते रहता है, किसी भी ऐसे इशू को ढूंढने के लिए जिसके कारण चार्जिंग को बीच में रोकना पड़े। और इस सब के लिए कनेक्टिविटी लगती है। व्हीकल के अंदर तो कनेक्टिविटी होती ही है जिससे इसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पर व्हीकल बाहर से भी कम्युनिकेट करता है। ईवीज पास के वायरलेस, ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट होती हैं एक डायग्नोस्टिक टूल, फोन्स, कीज या एक बैटरी ऐप जैसे चीजों को साथ में मैच करने के लिए। और ये वही लिंक है जिसे BAT BMS ऐप ने यूज किया था। कई व्हीकल्स इंटरनेट या क्लाउड से भी कनेक्टेड हैं, यूजुअली एक मोबाइल नेटवर्क के थ्रू। ये नेविगेशन, रिमोट मॉनिटरिंग, फ्लीट ट्रैकिंग और काफी दूर से भेजे गए सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसी चीजों को सपोर्ट करता है। ये कनेक्टिविटी खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये यूजुअली एक फीचर होता है। यही वो चीज है जो एक ओनर को रिमोटली चार्ज चेक करने देती है या एक फ्लीट ऑपरेटर को एक साथ कई सारे व्हीकल्स को ट्रैक करने देती है। यही ओवर द एयर अपडेट्स को भी पॉसिबल बनाता है, जिसे मैन्युफैक्चरर रोड पर पहले से मौजूद व्हीकल्स पर नया कोड भेज सकता है, एक फोन पर अपडेट रिसीव होने की तरह। इंडिया के एथर ने इस आइडिया पे अपने व्हीकल्स के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स ही एक रनिंग हिस्ट्री पब्लिश करके अपना ज्यादातर स्कूटर बिजनेस बिल्ड किया है। पर अगर एक ऐसी चीज है जो इस ई रिक्शा एपिसोड ने हमें सिखाई है तो वो ये है कि इस कनेक्टिविटी का एक दूसरा साइड भी है। अगर ये बाहर के किसी इंसान को सिस्टम एक्सेस करने देता है बिना ये चेक किए कि वो कौन है, तो जो कंट्रोल का लेवल उन्हें मिलता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और क्योंकि व्हीकल का काफी हिस्सा सॉफ्टवेयर पर चलता है, एक मैलिशियस पार्टी किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जैसे इसके स्क्रीन्स और डैशबोर्ड्स क्या दिखाते हैं, इससे लेकर ये कैसे चार्ज होता है, इसके अलग अलग राइड मोड्स और काफी कुछ तक। जैसे ई रिक्शा का डिस्चार्ज कंट्रोल एक जरूरी कारण से एग्जिस्ट करता है, जैसे मेंटेनेंस या बैटरी प्रोटेक्शन।
पर एक बार जब एक अनऑथराइज्ड फोन इससे कनेक्ट हुआ तो ये एक किल स्विच बन गया। तो ये इंश्योर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ गलत ना हो? ऑटो इंडस्ट्री के काफी हिस्से की तरह ही हर कार पर कई वेंडर्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। कोड रेयरली ही एक ही जगह से आता है। जैसे एक बैटरी पैक कंपनी या स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर बीएमएस हार्डवेयर और फर्मवेयर प्रोवाइड कर सकता है। एक दूसरी कंपनी वो ऐप बिल्ड कर सकती है जो इससे कम्युनिकेट करती है, और एक तीसरी कंपनी व्हीकल का सेंट्रल कंप्यूटर सप्लाई कर सकती है। बॉश, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी और वेक्टर जैसी फर्म्स इस पूरे स्टैक में इंजीनियरिंग पार्टनर्स जैसे काम करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पिन डाउन करना मुश्किल बनाता है। जैसे एक कंपनी की बैटरी ब्लूटूथ हार्डवेयर कैरी करती है, ये एक दूसरी कंपनी की ऐप से कंट्रोल होती है और एक तीसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर के थ्रू व्हीकल के बाकी हिस्से से कम्युनिकेट करती है। अगर कोई कार के साथ इंटरफेयर करता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इनफैक्ट सॉफ्टवेयर एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। जब मैकेनिकल पार्ट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उन्हें यूजुअली किसी भी इंडिपेंडेंट वर्कशॉप में इंस्पेक्ट और ठीक किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग तरीके से काम करता है। ज्यादातर वर्कशॉप्स के पास सॉफ्टवेयर इश्यूज को डायग्नोस तक करने के लिए जरूरी टूल्स होने की उम्मीद नहीं होती है। अगर किसी सॉफ्टवेयर की कंपनी शटडाउन हो जाती है या एक मैन्युफैक्चरर अपने सर्वर्स बंद कर देता है तो कुछ फीचर्स काम करना बंद कर सकते हैं। इसका जवाब स्टैंडर्ड्स में है। जैसे इंडिया ने AIS 189 और AIS 190 डेवलप किया है, जो R155 और R156 नाम के UN रेगुलेशंस पर मॉडल्ड हैं। ये इंश्योर करते हैं कि व्हीकल सॉफ्टवेयर सिक्योरली बिल्ड और अपडेट हो ताकि ई रिक्शा वाला प्रॉब्लम अवॉइड हो सके। पर ये रूल्स मेनली कार्स, ट्रक्स और बसेस के लिए ही बनी है। ई रिक्शा जैसे छोटे 2 और 3 व्हीलर्स एग्जेम्प्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वही व्हीकल्स भी हैं जो अलग अलग सप्लायर्स के बैटरीज, बीएमएस हार्डवेयर, मोबाइल ऐप्स और व्हीकल कंपोनेंट्स मिला के चलते हैं। उनके इंडिपेंडेंट वर्कशॉप से सर्विस किए जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिनके पास शायद डायग्नोस्टिक टूल्स की कमी भी हो। तो आपको क्या लगता है, ईवीज के सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।